एक तरफ है देश का सबसे बड़ा जुनून क्रिकेट और दूसरी तरफ एक गहरा राष्ट्रीय शोक। अब इन दोनों के बीच में फंसा है एक भारत पाकिस्तान का मैच और इसी मैच ने, आप यकीन मानिए, पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ दी है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक गुहार है, एक अपील है, एक ऐसी पत्नी की जिसका सब कुछ छीन लिया गया। और यही कुछ शब्द इस पूरे विवाद के, कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ऐशान्या द्विवेदी के बारे में जानना होगा। वो कौन है? वो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी है। और उनकी आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सभी 26 परिवारों की आवाज़ बन गई जिन्होंने उस हमले में अपनों को खोया था। तो जाहिर है, जब उन्होंने कुछ कहा तो पूरे देश ने उसे सुना भी और महसूस भी किया। अब ये जो पूरी इमोशनल डिबेट है ना, इसको समझने के लिए ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, अप्रैल में हमला होता है, मई में जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और फिर आता है सितंबर, जब जख्म अभी भी ताज़ा थे। ठीक तभी एक क्रिकेट मैच की घोषणा हो जाती है और बस यहीं से सारा का सारा विवाद खड़ा हो गया। ऐशान्या ने सीधा बीसीसीआई पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो क्रिकेट टीम देश के लिए खेलती है वो इस मुद्दे पर चुप कैसे है। और उनका सबसे बड़ा डर क्या था? ये कि इस मैच से जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को फंड करने के लिए करेगा। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, क्या आप उन्हें पैसा देंगे ताकि वो हम पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो सकें? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो ऐशान्या की ये जो अपील थी ना, वो सिर्फ एक परिवार के दर्द तक ही नहीं रही। नहीं, ये एक चिंगारी की तरह थी जिसने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। और देखते ही देखते ये एक नेशनल डिबेट बन गई जिसने मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों को मानो दो हिस्सों में बांट दिया हो। और ये बहस प्राइम टाइम टेलीविजन पर तो मतलब आग की तरह फैल गई। एक टीवी डिबेट के क्या कहा गया, जरा सुनिए। एक शहीद की पत्नी नेशनल टीवी पर हाथ जोड़कर कह रही है कि ये मैच मत होने दो, और हम कह रहे हैं, अरे भाई, 100 करोड़ रुपए का मामला है। तो आप देखिए, एक तरफ शहीदों के परिवारों की भावनाएं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों का तर्क। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ टीवी स्टूडियो तक नहीं रुका। ऑनलाइन लोगों ने तो बीसीसीआई और सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का गुस्सा, वो जो विश्वासघात वाली फीलिंग होती है ना, वो साफ दिख रही थी। लोग पूछ रहे थे कि भाई, देशभक्ति की उम्मीद हमेशा आम आदमी से ही क्यों की जाती है? और सबने एक सुर में पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए मैच के बॉयकॉट की मांग की। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा थीं, इतना गुस्सा था, तो फिर मैच रद्द क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब देशभक्ति, राजनीति और सबसे बढ़कर पैसे के एक ऐसे उलझे हुए जाल में छिपा है जिसे सुलझाना वाकई आसान नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ सरकार ने ऑपरेशन गद्दार चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स, सिंगर्स, यहां तक कि ट्रेड, सब कुछ, लगभग हर चीज पर पाबंदी लगा दी गई। तो सवाल है, क्रिकेट को ये छूट क्यों मिली? अच्छा, तो बीसीसीआई और सरकार का जो ऑफिशियल तर्क है ना, वो एक लूप होल पर टिका है। वो कहते हैं कि देखो, बायलैटरल सीरीज, मतलब जो सिर्फ दो देशों के बीच होती हैं, उस पर तो रोक है, लेकिन एशिया कप जैसे मल्टीनेशन टूर्नामेंट में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक टेक्निकल तर्क तो है, पर सवाल ये है कि क्या इससे लोगों की भावनाएं शांत हुई? और इस लूप होल के पीछे की जो असली वजह है वो है पैसा, बहुत सारा पैसा। एक भारत पाकिस्तान मैच का मतलब है करोड़ों की बारिश। जरा सोचिए, डिजिटल राइट्स, टीवी स्पॉन्सरशिप, अरे 10 सेकंड के एड स्लॉट की कीमत 16 लाख रुपए तक चली जाती है। मतलब इसमें इतना पैसा लगा होता है कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के लिए मैच को कैंसिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आज की कहानी नहीं है। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। बॉर्डर पर तनाव रहा, आतंकी हमले हुए, लेकिन इन सब के बावजूद इस क्रिकेट राइवलरी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। तो ये एक पैटर्न साफ दिखाता है कि जब भी टक्कर होती है तो पैसों का हित हमेशा राजनीतिक भावनाओं पर भारी पड़ा है। अब ये पूरा विवाद ना हमें सिर्फ एक क्रिकेट मैच से कहीं आगे ले जाता है। ये हमें एक बहुत ही मुश्किल और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सवाल ये है कि आज के भारत में गद्दार का असली मतलब क्या है? क्या ये परिभाषा अब बदल रही है? तो फिर असली गद्दार हैं कौन? ये सवाल हमारी वफादारी और विश्वासघात की जो पुरानी सोच है ना, उसको सीधा चैलेंज करता है।
क्या गद्दार सिर्फ वो है जो सीमा के उस पार बैठा है, या फिर वो हमारे ही बीच में कहीं छिपा हुआ है? और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, ग़ज़वाए धन, मतलब धन का युद्ध। ये थ्योरी कहती है कि देश के लिए असली खतरा किसी ग़ज़वाए हिंद यानी धर्म युद्ध से नहीं है, बल्कि उस लालच से है जिसके लिए लोग देश की सुरक्षा तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है। जो डेटा सामने आया है वो सच में चौंकाने वाला है। डीआरडीओ के एक बड़े साइंटिस्ट से लेकर सीआरपीएफ के एक जवान तक, इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देश की खुफिया जानकारी सिर्फ कुछ हजार रुपयों के लिए या फिर हनी ट्रैप के जाल में फंसकर पाकिस्तान को बेच दी। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि विश्वासघात का कोई एक चेहरा, कोई धर्म या कोई नाम नहीं होता। असली गद्दार शायद कोई दुश्मन सैनिक नहीं, बल्कि वो अंदर का ही कोई इंसान हो सकता है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी कॉन्ट्रडिक्शन पर वापस आ जाते हैं। एक ऐसा देश जो पाकिस्तानी कलाकारों का तो बॉयकॉट करता है, लेकिन उनके साथ क्रिकेट खेलता है। एक ऐसा देश जो अपने सैनिकों की शहादत पर रोता तो है, लेकिन उसी मैच से पैसा भी कमाता है, जो शहीदों के परिवारों को और ज्यादा दर्द देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब देश के लोगों की भावनाओं और देश के आर्थिक या राजनीतिक हितों के बीच में टकराव हो, तो ये फैसला कौन लेता है कि कौन सा रास्ता सही है, और उस फैसले का आधार क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।